थैंक यू। ओके, सो शिवम आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हो मैम? मैं भी एकदम बढ़िया एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट राइज इंक्यूबेशन। Welcome. तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। आपका बैकग्राउंड जर्नी और वो चीज़ें जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाता है। जब मैंने वेल डिजिटल एम्पायर स्टार्ट किया था तो व्हेन आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर इन बीटेक, तो जस्ट थोड़ा कुछ मेरे को आइडिया आया था कि ये डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ से फिर शुरू किया। बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, ठीक है। लेकिन वही है ना कि एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर रहता है, बाकी सब भी चीज़ें कर लेता है। हाँ। तो वैसे ही कुछ शुरू किया था। ओके, सो कितना टाइम लग गया आपको यहाँ तक आने में, लाइक कितने इयर्स बोल सकते हैं? हाँ, ईयर्स तो खैर काफ़ी हो गए। जब मे बी मैंने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें 2019 में। ओके, काफ़ी टाइम हो गया हाँ, है। वही तो सारी कुछ चीज़ें खुद से सीखी, देन फिर कोर्सेज एंड ऑल सारा कुछ, इंटर्नशिप, फिर मैंने जॉब्स भी करी हैं जिसमें मतलब मैं काफ़ी ग्राइंडिंग हो गई है। हाँ मतलब इंदौर में और गुड़गांव और दिल्ली में जॉब्स भी की हैं मैंने। तो काफ़ी थ्रू आउट एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से ही मिला। मतलब थ्रू आउट जर्नी काफ़ी मज़ा आया मेरे को, जो भी है सारी चीज़ें चल रही हैं। आएगा आगे भी। हाँ। ओके, सो अवेल डिजिटल एम्पायर शुरू करने का आइडिया कैसे आया और इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन क्या थी? जब वो सारी लॉकडाउन वाली चीज़ें चल रही थी तो हर कोई न्यू न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा था अपने ही बेस पे। तो जस्ट मेरे को ना जो सिविल्स के सारे चीज़ें होते हैं, तो मेरे फादर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं। तो मैं थ्रू आउट मैपिंग भी करता था उस टाइम जब मैं था 11th और 12th क्लास में। तो कंप्यूटर का तो था ही क्रेज़ कि यार इसमें करते हैं बढ़िया, क्योंकि इसमें आप एक लिमिटेड एरिया में वो नहीं रह सकते, आप थ्रू आउट वर्ल्ड कुछ भी कर सकते हो। तो एक बस यही थॉट था माइंड में। देन फिर आइडिया आया कि पापा का तो चलो है ही, लेकिन अपना खुद का कुछ करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना कि यूट्यूब से सारा कुछ, फिर वहीं से देख देख के सीखा, ठीक है। तो जस्ट वहाँ पे ना जब मैंने शुरू किया तो जस्ट मेरे को एक आइडिया आया कि जिला पंचायत वाले चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में है, तो मैं अच्छा। उसी माहौल में पला बड़ा हूँ, उसी का एक्सपीरियंस था कि इनका मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, इनको कैसे क्या ग्रोथ लेके आनी है वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। घर से ही काम शुरू। हाँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। फिर पापा के कुछ नोन पर्सन्स थे, उनसे मैंने बात करी कि मैं आपका ऐसा ऐसा काम कर सकता हूँ। और लकीली कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी ये निकाला कि डिजिटली प्रचार ज़्यादा होगा और ट्रेडिशनल प्रचार जो भी डोर टू डोर वाला है क्योंकि वो नहीं कम होगा। होगा बिकॉज ऑफ कोविड। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर वहाँ से शुरू हुई ये सारी चीज़ें। ओके। फिर मैंने पॉलिटिक्स में मैंने एमएलसी हैं जो हमारे अभी रमा निरंजन, उनका भी काम किया है। गरोठा विधायक और बबीना विधायक के साथ भी मैंने काम किया है। तो फिर ऐसे चलता रहा था। ओके, सो अवेल डिजिटल एम्पायर एग्जैक्टली आपका प्लेटफॉर्म करता क्या है? इसमें हम एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज अभी जो काम कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा ट्विस्ट लेके आना चाह रहे हैं। वो हम कैसे लेके आ रहे हैं कि एआई टूल्स जो हैं हम उन पे काम कर रहे हैं, एआई मॉडल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा रिपीटेड काम है डिजिटल मार्केटिंग में वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट कर पाएँ। क्योंकि थ्रू आउट द एक्सपीरियंस ऑफ इतने साल का, तो मेरे को ये चीज़ एक पता चली है कि डिजिटल मार्केटिंग में जब तक आपके पास बल्क में क्लाइंट्स नहीं होंगे तब तक आप उतना अमाउंट फ्लक्चुएट आपका वैसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको उस लेवल तक रीच करना है तो आपको एक हैंड्स ऑन बल्क क्लाइंट वाला चीज़ चाहिए रहेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब रेगुलर जो हमारे टास्क हैं वो ऑटोमेट हो पाएंगे या फिर वो टूल्स हेल्पली उनको ऑटोमेट कर पाएंगे। तो हम वो उस पे काम कर रहे हैं अभी। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड किस सर्विस की है और अवेल डिजिटल एम्पायर उस डिमांड को कैसे पूरा कर सकता है? सबसे इनिशियल चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट। आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि हमारा कंटेंट कितना सही है और हम अपने ऑडियंस को कितना समझते हैं। अब मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं उनका भी मैं सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करता हूँ, एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा है और फिर डिजिटल मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा है।
तो एग्जैक्ट मेरे को ये आइडिया मिल जाता है कि मुझे करना क्या है। काफ़ी सारे इनसाइट्स मिल जाते हैं, फिर हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे और भी स्टार्टअप्स लोग बैठे हैं, तो उनको भी सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका कंटेंट एकदम सही है और आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझते हो, तो आप आराम से ऑर्गेनिक वे में ही अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर लोगे। तो एग्जैक्टली डिमांड किस सर्विस की ज़्यादा रहती है? डिमांड सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं आज की डेट में उनको सोशल मीडिया मैनेज कराना एक कंपलसरी चीज़ हो गया है। अगर उनको मार्केट में अपना नाम बना के रखना है या फिर उनको थ्रू कुछ भी चीज़ें करनी है, अगर आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आप सबसे पहले प्रमोट सोशल मीडिया पर ही करोगे। तो सबसे पहले डिमांड आती है सोशल मीडिया की। ओके तो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी के सबसे बड़े चैलेंजेस और उन्हें हैंडल करने के तरीके के बारे में बताइए। चैलेंजेस की तो अब आदत सी हो गई है तो वो नेचर ने ही अडेप्ट कर लिया है कि जो आएगा उसका हम कोई सोल्यूशन निकालें। और जैसे मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे हमें सिखाया ही जाता है कि आपको प्रॉब्लम दी, अब सोल्यूशन निकालो। तो नेचर ने भी अडेप्ट कर लिया है कि जो भी प्रॉब्लम आए हम उस चीज़ का सोल्यूशन निकालें, क्योंकि बिजनेस करना भी एक चीज़ का सोल्यूशन देना ही है। हाँ। लेकिन जब मैं अपने इनिशियल फेज में था, तब मेरे को एक चीज़ आती, चलो मेरे को काम तो आ गया, अब मैं अपनी सर्विस बेचने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पॉलिटिशियन से ही स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे ग्रुप्स में लोग बैठे रहते थे, जब मैं उनको बताता था कि मैं ऐसा करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उस टाइम मेरी एज काफ़ी छोटी थी। जजमेंटल। हाँ, तो वो बोलते थे यार तुम इतने छोटे हो, कैसे कर लोगे, और इतनी जल्दी तुमने स्टार्ट किया। तो मैं जब ये वर्ड आता था ना कि इतनी जल्दी स्टार्ट किया, तब मैं उसको रिप्लाई बैक करता था कि शायद मैं लेट हूँ, शायद मैंने लेट स्टार्ट किया। तो वो फ्लिप हो जाता था नाइसली। मैं कहा ये सही है कुछ तो जवाब देने ही है। हाँ भाई। ओके क्लाइंट्स के लिए अवेल डिजिटल एम्पायर के सॉल्यूशंस को यूनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड क्या बनाता है? सी हमारा एक वही है पॉइंट ऑफ व्यू कि सबसे पहले अगर क्लाइंट आता है, A to Z क्लाइंट को अपने बिजनेस के बारे में क्या पता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको बजट फ्रेंडली एक ऑप्शन देते हैं कि आपका हम इस वे से स्टार्ट कर सकते हैं। हम उसको 3 मंथ्स का वो देते हैं कि आप हमारे साथ 3 मंथ्स एटलीस्ट जोड़ो, जो भी आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो हम उसके साथ आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, एंड थ्रू आउट हम आपको जितने भी रिजल्ट्स देंगे या फिर सेल ला के देंगे, देन फिर ग्रेजुअली आपको हमारे पॉइंट पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये उसको स्टार्ट करने में काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हैवीली होती है इसमें, क्योंकि शूट हो रहा है, कंटेंट बन रहा है, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और लेकिन क्लाइंट को समझता है कि हाँ उसको पोस्ट जल्दी हो गया, लेकिन बैकग्राउंड बहुत ही सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी हम इस वे में हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उसको हम ऑटोमेट मोड पे लेके आएंगे, तो ना कॉस्ट और डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी वही। और मतलब ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस नहीं रहेगा, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को भी हमारे जो भी टूल्स ऑटोमेट वाले हैं वो हम उनको सर्व करेंगे। तो एक काइंड ऑफ नाइसली इन्वायरमेंट हम बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, तो वो चीज़ है। विजन काफी बड़ा है। ओके तो आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट या मेजर माइलस्टोन अवेल डिजिटल एम्पायर के साथ क्या रहा है? अभी ऐसा जितना तो माइंड में चल रहा है कि ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जब सुबह उठो आप तो ऐसा लगता है ना कि ये सारे टास्क हैं, ये सारे टास्क हैं, जब वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो रेगुलर विनिंग मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो वो चीज़ है, सही बात क्योंकि है, अगर आज के काम आज ही खत्म करो। हाँ, अगर आपकी रेगुलर विनिंग अच्छी है तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही लाइन अप रहेंगी। दैट्स नाइस। तो आपका लॉन्ग टर्म विजन अवेल डिजिटल एम्पायर के लिए क्या है? अवेल डिजिटल एम्पायर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बन के ही नहीं रहना चाहता है, वो ऐसी एजेंसी या कंपनी बनना चाहता है जिसमें और भी सारी कंपनीज को वो बेनिफिट दे पाए, in terms of tools, in terms of marketing, in terms of consultancy, in terms of design, in terms of website, जो और भी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं SEO की बात करूं, हमारा SEO काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जो अदर फ्रीलांसर्स या फिर कंपनीज 90 डेज़ में प्रॉमिस करते हैं, वो हम 60 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है और हम इसको सारी चीज़ें समझ रहे हैं,
तो उसका क्या हम एक ऐसा वर्जन लेके आए हैं जो अदर एजेंसीज और अदर कंपनीज को बेनिफिट करे और हम एक कम्युनिटी बना पाए। क्योंकि सी आप भी एक क्रिएटर हो, आप जानते हो कि डिजिटल मीडिया इट्स नॉट अ डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, राइट। है ना। हमें फर्स्टली एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी पड़ती है हमारे अराउंड, देन वी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो एवरीवन इज इंस्पायर्ड। तो आप अपनी टीम के थ्रू कैसे इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट को कंसिस्टेंट सपोर्ट और मेजरेबल रिजल्ट्स मिले? मैं तो जस्ट एक जरिया हूँ, एक ब्रिज हूँ क्लाइंट के बीच में और टीम के बीच में। अब उस ब्रिज को मुझे कितना मजबूत बनाना है वो मेरे डे टू डे रूटीन पे जाता है ना। सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है जो आपका मेन कोर टीम है वो आपको कितना समझ पा रहा है। अगर मेन गुड लीडर फर्स्ट, अगर मेन कोर टीम आपकी बात को समझ गया तो वो आपका सारा काम बहुत इजी कर देगा। तो वही है, मेरे साथ जो काम करते हैं वो मेनली फ्रीलांसर्स हैं जिनको अपने ही फील्ड का 8 साल 10 साल 5 साल एक्सपीरियंस है। मेरे पास फुल टाइम बंदा अभी वही है, वो बैठा हुआ है, वैभव झा उसका नाम है। तो काइंड ऑफ वो मेरी पूरी बैकबोन है और वो मेरी बात को इतने अच्छे से समझता है कि काइंड ऑफ लाइट वर्जन ऑफ शिवम। दैट्स नाइस। अच्छी टीम ढूंढना भी चैलेंज से कम नहीं होता। बहुत। ओके, सो नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगा? डिजिटल मीडिया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस उसमें एक चीज़ है कि आप अपनी ऑडियंस को, अपनी टारगेट मार्केट को कितना समझ पा रहे हो। अगर आपने एक बारी वो समझ लिया यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो एंड यूज़र है वो चाहता क्या है ना। कई बार हम सोचते हैं ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं डाल दूँ, है ना, लेकिन शायद वो सबका प्रोस्पेक्ट अलग होता है देखने का। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को अच्छे समझ पा रहे हो और आप अपने काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो आप इजीली ग्रो कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक सवाल है ये, अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो आप क्या कर रहे होते? मेरा मतलब विजन वही था कि मुझे करना बिजनेस ही है। अगर ये वेल डिजिटल एम्पायर नहीं होता तो शायद मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता या फिर उसमें मैं अच्छा कर रहा होता और साथ में मैं पॉलिटिक्स कर रहा होता, क्योंकि बाय ग्रोथ मैंने वही देखा है अपने घर में, तो वही होता मैं अगर ये नहीं होता तो फिर इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स कौन संभालता? है, वो भी तो करना ही था। ओके, तो सबसे लास्ट एक क्वेश्चन, राइज इंक्यूबेशन झांसी ने आपकी जर्नी में किस तरह की हेल्प की है? जस्ट उसका मेरे पास अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपको एक कार लेनी है तो आप फर्स्टली उसको ड्राइव करके आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ कि वो कैसे चल रही है, कैसे क्या उसके फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो आपका ना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, फिर आप उसको मैनिफेस्ट करके ले भी लेते हो। ऐसे ही राइज है, राइज आप में क्या कर रहा है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर वाला जो कीड़ा है वो एकदम निकाल के लेके आ रहा है कि आप करो, स्टार्ट करो, सारी चीज़ें, पूरा एनवायरनमेंट दे रहा है। तो फिर आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो सारी चीज़ें होती भी जाती हैं। जब मैंने जून में इंक्यूबेट हुआ था इधर, जून से अब तक मेरी जो थिंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। मैं पहले भी काम कर रहा था सारी चीज़ें, बट जो आपके रेगुलर वे के थॉट्स हैं, आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, आपस के जो बात हैं, तो वो आपको डे टू डे कितना आगे बढ़ा रही हैं, वो एक अगर आप पीछे जाके देखो तो समझ में आता है। तो वो एक मतलब काइंड ऑफ विनरी पॉइंट है मेरे लिए। काफी बड़ा रोल है मतलब। हाँ, राइज इंक्यूबेशन सेंटर का। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच शिवम, दैट वाज फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इनसे आप पूछ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, बट व्हाई डू यू गो स्पेसिफिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्यों चुनी आपने? नहीं, वो बात आपकी सही है, वो मैं समझ जाऊँ, लेकिन जब मैंने शुरू किया था यार, मेरे को तो सामने वीडियो मिल गई, अब मैंने एकदम कंप्लीट कर ली उसे, अब अपन एकदम घुस गए, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे को कोडिंग भी बोला पापा ने कि कर लो कोडिंग कर लो या फिर अदर बिजनेस ट्राई कर लो,
बट मैंने कहा यार इसमें मेरे को मज़ा आता है, यही करने दो, क्योंकि फिर आपका ना वो सारी चीज़ें आपके माइंड में ऐसी सेट हो जाती हैं, जब तक आप उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आप 3 साल नहीं दे रहे या फिर 2-3 साल आप नहीं दे रहे, तब तक आपका ना वो माइंड वैसे काम नहीं करेगा। लेकिन अभी आप मुझे सो के उठा के बोल दो कि इसकी ये स्ट्रेटजी बनानी है, ये काम होना है, तो मैं तब कर दूंगा। इतना ज़्यादा वो इन डेप्थ हो गया है। तो जैसे आपने पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है, हाँ, तो एक पॉलिटिशियन से डील करना इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसे समझाना और एक बिजनेसमैन को समझाने में क्या फर्क लगा? बहुत फ़र्क है। जैसे बताइए एग्जांपल। देखो, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो बंदा आपकी बात से कन्विंस हो गया तो आपको मुंह मांगे पैसे दे देगा। कौन? पॉलिटिशियन, क्योंकि उसको समझ नहीं है, ठीक है। आपने उसको समझा दिया कि तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, और उसको चाहिए टाइम बाउंड वाली चीज़, उसी टाइम में चाहिए उसको। उसके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन वो फिर बंदे पे खेलेगा अपना रिस्क, और अगर काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे दिक्कत भी कर सकता है ना। तो मेन वही है कि आपकी कन्विंसिंग पावर वहाँ पे कितनी आती है। पॉलिटिशियन के मामले में जब आप बिजनेसमैन के साथ डील करोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें, आप प्रीवियस चीज़ें दिखा सकते हो उसको कि मैंने इनका काम किया, ये किया, ये किया, ये कि वो चीज़ समझता है ना। और वो ये भी चीज़ समझेगा कि 3 महीने एटलीस्ट लगेंगे, 2 से 3 महीने किसी भी काम को स्टार्ट होने में, एक लेवल तक आने में लगते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पॉलिटिशियन के साथ मतलब सिनेरियो आप समझ गए ना, बहुत डिफरेंट है। हाँ, शॉर्ट टर्म रहता है, वही वही वही। अच्छा ही पूछ रहा है। तो सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैंने भी बहुत सारी एजेंसीज के साथ भी काम किया और अनाउंस भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग टीम हेड साहब। सबका ये कहना क्यों रहता है कि मैं आपके पेज पे ऐड नहीं चलाऊंगा, मैं अपने पेज पे चलाऊंगा। मतलब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने ऐड अकाउंट से चलाएंगे, आपके से नहीं चलाऊंगा, खुद के मेरे ऐड अकाउंट से। ये क्यों रहता है? भाई इसका ना थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी है, आप समझ जाओगे क्योंकि आप टेक्निकल बंदे हो, ठीक है। जब इसमें वो मॉनेटरी बेसिस भी आता है, ठीक है। अगर आप अलग से चार्ज कर रहे हो तो वो एक चीज़ है, अगर आप उसी में चार्ज कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है। अब मॉनेटरी बेसिस ऐसे हो गया। अब इसमें क्या है कि आपके ऐड अकाउंट पूरे सेटअप रहते हैं, है ना। जो एजेंसी ऐड अकाउंट है वो प्रॉपर वेरीफाइड हैं। मेरे भी मेटा के एंड से पूरे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं मेरे, ठीक है। ऐड अकाउंट सारे, मैं पॉलिटिशियन वाले ऐड भी चला सकता हूँ, और जो स्पेशल कैटेगरीज वाले ऐड्स हैं वो भी चला सकता हूँ मैं, ठीक है। जब मैंने पॉलिटिशियन चलाए थे, सिर्फ 2 लोगों के पास ये थे, एक मेरे पास थे ये वेरीफाइड वाले ऐड अकाउंट, और एक कंपनी और है झांसी में, उसके पास थे 2020 में, ठीक है। इस ये भी एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको फिर मल्टीपल ऐड अकाउंट हो जाएंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल 10 क्लाइंट हैं तो 10 ऐड अकाउंट थोड़ी आप हैंडल कर पाओगे, फिर उसका पेमेंट टर्म, वो सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ऑडियंस वगैरह भी बनी। हाँ, ऑडियंस वगैरह भी वही। अब वो फॉर एग्जांपल आपकी टीम है तो आप कितने लोगों को 10-10 एक्सेस दोगे? एनी अदर क्वेश्चंस? हर स्टार्टअप का एक यूएसपी होता है, क्योंकि काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, सबका एक अपना एक यूएसपी होता है, सबका अपना एक फनल पैटर्न होता है। आपका यूएसपी और फनल पैटर्न आप कौन से यूज करते हैं? फनल पैटर्न ये है हमारा कि फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उसको मेनली रिक्वायरमेंट किसकी है, या फिर उसका बिजनेस कहाँ ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो सकता है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा जल्दी प्रमोट एसईओ पे हो सकता है तो हम पहले वो स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट जैसे जैसे उस पर रिजल्ट आते जाएंगे, हम ऑडियंस एनालाइज करके फिर आपके अदर चैनल स्टार्ट करेंगे। अगर आपका सोशल मीडिया फर्स्ट पॉइंट आता है तो पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारी चीज़ एनालाइज करके रिजल्ट वगैरह जो भी आ रहे हैं, फिर हम अदर चीज़ें फिर शुरू करेंगे। क्वेश्चंस पूछो गाइस, मज़ा आ रहा है। आपका आइडियल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है जिसको आप सबसे टॉप पे मानोगे? एज सच तो कोई नहीं है, बट मैं काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं डिजिटल मीडियम के लिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, और अदर टूल्स के रिगार्डिंग भी मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और जो भी ब्लॉग्स पेजेस होते हैं उनको फॉलो करता हूँ। कोई आइडियल एजेंसी तो मेरा नहीं है, क्योंकि वो फिर भी कोई बेस्ट जिसको आप माने? अवेल डिजिटल एम्पायर। अच्छा, आपके हिसाब से हाँ मैं अपने ब्रांड का प्रमोशन कराना चाहता हूँ, हाँ। तो मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के पास आना चाहिए या मेरे सामने एक
ऑलरेडी क्रिएटर है वो डायरेक्ट उनके पास आता भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जो सुरक्षा कवच है आपका, ठीक है, अगर आपको उसकी ब्रांडिंग करानी है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने जो अभी पॉइंट बनाया था अपना, जो आप लेके आए थे अपनी, क्या नाम था उनका, हाँ, वो काफ़ी सही था, ठीक है। अब अगर आपको ग्राउंड लेवल पे उसको प्रमोट कराना है और एक स्पेसिफिक एरिया में प्रमोट कराना है, तो आपको सबसे पहले हेल्प जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं उनकी लेनी पड़ेगी, और साइड बाय साइड आपको अपना खुद का कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट आया आपके मतलब पूरे मतलब जितना आपने डिजिटल मार्केटिंग के पास पे काम किया, कोई ऐसा प्रोडक्ट इसको देख के लगाओ यार इसकी मार्केटिंग नहीं पड़ेगी। यार प्रोडक्ट तो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। मतलब प्रमोट किया इसे कि अजीब सा प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, वो नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं था, सब बढ़िया था। प्रमोट करना पड़ेगा। नहीं किसका करना पड़ रहा है ये ऐसा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बढ़िया था सब। और क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं भाई, मैं तो काफ़ी ट्रांसपेरेंटली बोल रहा हूँ। तो टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली रिटेल कस्टमर होगा। हम B2B में जैसे हमें अपना हमारा प्रोडक्ट B2B है, हमें टारगेट करना है स्पेसिफिक पर्सन को। स्पेसिफिक पर्सन बोले तो जैसे अगर हम स्कूल की स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। हाँ, इसमें अगर हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें डिसीजन मेकर के पास पहुंचना है। डिसीजन मेकर के पास पहुंचना है। डिसीजन मेकर के पास जब हम पहुंचेंगे तो वो आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के डिसीजन मेकर जो होते हैं वो भी ओनर हैं, ठीक ठाक हिसाब पता होता है कि वो डिजिटल मार्केट वगैरह ध्यान नहीं देते, ठीक जो बैठे हुए हैं मैनेजर मैनेजर वो ध्यान दीजिए, लेकिन डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन मेकर लेगा। लेता है। इसी तरीके से स्कूल से उनका डिसीजन कौन लेता है, ओनर लेता है। तो हम उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं? रिटेल कस्टमर को टारगेट करना आसान है, क्योंकि रिटेल प्रोडक्ट का तो आसानी से सभी को दिखता है, लेकिन डिजिटल मार्केट में हमें B2B पे करना है। मैं बताना चाहूँगा सभी को, मेरे को तो पता है सर का प्रोडक्ट क्या है, सर का प्रोडक्ट CRM सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। अब उनको हमें कैसे प्रमोट करना रहेगा, सर आप 2 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके कवर अप कर सकते हो। सबसे पहला तो मेटा है, मेटा पे आप जो भी डिसीजन मेकर्स हैं आप डायरेक्ट उनको ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म मेटा। सेकेंडली आप जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी के ही लिंक्डइन प्रोफाइल्स बने हुए हैं, आप डायरेक्टली उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड ये जो आप अभी जो सॉफ्टवेयर आपका सेल आउट कर रहे हो, ये आपको इसका अच्छे से SEO भी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो मेनली कौन लोग सेलेक्ट करेंगे, जो 45-50 इस वाले जो ऑडियंस रहेगा, वो उतना ज़्यादा मेटा पे एक्टिव नहीं है, लेकिन वो गूगल पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो सबसे पहले सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। सो एक क्वेश्चन मेरा भी है। सपोज हमारे सामने बहुत सारी एजेंसीज हैं कोई भी सिटी में, तो एक कस्टमर को तो नहीं पता ना कि कौन सी बेस्ट है। हाउ डू उनको कैसे पता चलेगा लाइक कि मेरे को ये वाला सेलेक्ट करना है या इनसे करवाना है, मतलब क्या ऐसा आप करते हो, कैसे उसकी हेल्प हो पाएगी? मैंने झांसी में मेरे उतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं, मेरे मेनली क्लाइंट्स दिल्ली NCR, इंदौर और मुंबई में हैं। कुछ क्लाइंट्स मेरे फॉरेन के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। अब ये सेम प्रॉब्लम मैं अपने में भी फेस कर रहा हूँ कि व्हेन आई एम अप्रोचिंग टू अदर बिजनेसेस, तो मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि रेगुलर वे पे हम कंटेंट बनाएं अ वेल डिजिटल एम्पायर के लिए, कि हम उस बिज़नेस को, एक पर्टिकुलर बिज़नेस को क्या उसको सम की पॉइंट्स दें उस ब्लॉग में या फिर उस वीडियो में, तो वहाँ पे हमारी जो ग्रोथ होगी, राइट काइंड ऑफ ऑडियंस तक भी हम पहुँच पाएंगे जिनको वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, और वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो बना के भेज देता कि आप अगर CRM सॉफ्टवेयर का कराना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, तो शायद वो सर तक पहुंच जाती और सर मुझसे कांटेक्ट कर लेते। एग्जैक्टली जो दिखता है वो बिकता है। राइट। कोई और क्वेश्चंस? पास में ही है। हाँ। हमने 4.0 जब ओपन में किया, हाँ, हाँ। हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया था साथ में। हाँ। हमारे डिजिटल पार्टनर थे। हाँ। अभी डिजिटल, तो उस वक्त हमारा इवेंट पूरा हाउसफुल किया था।
मगर अभी हम एक और इवेंट कर रहे हैं दिसंबर में, जो तुम्हें मैंने बताया, तो उसकी मार्केटिंग का फनल कैसा होना चाहिए हमारा? भाई आप एक काम करो, सबसे बढ़िया, ठीक है, इस बार नैरो मत जाओ, इस बार नैरो बिल्कुल मत जाओ, ओपन में कैंपेन चलाओ अपने, ठीक है, क्योंकि इस बार आपका वो नहीं है, पिछली बार आपका क्या था, एक सेट ऑफ ऑडियंस टारगेट करनी थी और वो भी लिमिटेड सीट्स में, राइट, ठीक है, इस बार वो वाला पॉइंट नहीं है, आप ब्रॉड ऑडियंस टारगेट कर सकते हो और ये आपका अच्छा मौका है कि आप इस बार ही ब्रॉड जा सकते हो, है ना, थोड़े भले ही पैसे ज़्यादा लगेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार ही ब्रॉड जाने का ट्राई करो, जिसको पता नहीं भी होगा ना ऑन फोकस के बारे में, उसको भी पता चलेगा। और क्या एज और वो जो डेमोग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं वो क्या सेलेक्ट करना चाहिए? डेमोग्राफिकल आप सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो झांसी में हो रहा है, झांसी तो रह गई, और नियर बाय झांसी हो सकता है कि ईजिली ट्रैवल रहे जो भी आ रहा है उसके लिए, तो वो लोकेशन हो सकती हैं। प्लस एज अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 18 से नीचे का तो चलता नहीं है, ठीक है, 18 हो गई, और इसको आप ले सकते हो क्योंकि ये कॉन्सर्ट वगैरह भी है इसमें, तो आप 35-40 भी टारगेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। शिवम, जैसे आप भी क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं, तो आपका उन क्लाइंट्स के साथ में रिटेंशन रेट कैसा रहता है? जैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट है कोई प्रोडक्ट लेके, तो उसके कितने परसेंट का चांसेस रहता है कि उसके इतने परसेंट क्लाइंट्स कन्वर्ट हो जाए? ये चीज़ का कितना ज़्यादा परसेंटेज में आपका रिटेंशन है? जैसे मुझे अपने वेंडर्स को इंक्रीज करना है ऑल ओवर इंडिया में, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ आएंगी, लेकिन वो कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कि कितने एरिया में या कितनी चीज़ों में क्लाइंट्स आएंगे या वेंडर्स आएंगे? सबसे पहले तो भाई एक बारी हाथ खड़े करो जो जो सर्विस इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, अब सर्विस वालों का एक वो है ड्रॉबैक, प्रोडक्ट वालों का नहीं है, सर्विस वालों का ड्रॉबैक ये है कि आपको आपके क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। अगर आप उसका काम करके दे रहे हो तब भी, नहीं दे पा रहे हो या फिर कुछ इशू आ रहा है तब भी, है ना, ठीक है। अगर आपकी उस क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है, बोलचाल बढ़िया है, तब तो वो आपके जो भी ड्रॉबैक रहेंगे उनके साथ भी कंटिन्यू कर लेगा। अगर आपके वो सही नहीं है तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि अगर रिटेंशन रेट ज़्यादा नहीं है तो सबसे पहले ट्राई करो कि आप अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करो, उनके साथ रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करो, क्योंकि फिर वो ना आपको खुद ही इंसाइट्स देंगे, मुझे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और वो काम बहुत ईजिली हो भी जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली आता है कि अगर आप कनेक्टिव नहीं हो पा रहे हो तो आप या तो टीम मेंबर को बोल दो, वो कनेक्ट कर लेगा, और जो भी उसको, जैसे अगर आप टाइम लिमिट दे रहे हो तो आप उस चीज़ को फिर उस टाइम रिगार्डिंग कंप्लीट भी करो। आपका पॉइंट ये है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस दोनों वाली चीज़ें हैं आपकी, है ना, तो उसमें थोड़ा हमें और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो वो एक बारी हम बात कर लेंगे। ओके, तो वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, अगर आपको अपने मन से लग रहा है कुछ आप भी बता सकते हो जो लग रहा है मिस हो गया। बस वही है कि मतलब अगर आपके माइंड में थॉट क्लियर है कि आप करना क्या चाह रहे हो, जस्ट उसको करते जाओ, ठीक है, वो चीज़ आराम से हो जाएगी भाई। क्योंकि कभी कभी मैं उठा और चीज़ें ऐसी उस दिन हुई कि मुझे खुद समझ नहीं आएगी कि मैं इस दिन ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ से क्लाइंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं होता है, बस होते जाता है। तो जस्ट आपके थॉट्स में, माइंड में सारी चीज़ क्लियर रहेंगी तो वो ईजी गोइंग हो जाएगा। विल पावर इज मस्ट, हाँ, वही। पॉजिटिविटी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने you so much. इतना इंटरेक्टिव सेशन लिया, एंड थैंक यू राइस टीम की ऑर्गेनाइज कराने की सारी चीज़ें, एंड मेरे दोस्त भी आए हैं और भी मेरे दोस्त बैठे हैं, तो थैंक यू गाइज, एंड बाकी जो स्टार्टअप्स ओनर हैं उनको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much for joining Thank you. and inviting me.